देखो फिर आता है क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। उसका क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया इसका मतलब क्या होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। या तो ये अलग अलग देगा, नहीं तो तुम्हारा एक ही में दे देगा, अलग अलग देगा तो तुम कैलकुलेट करके निकालोगे। सेकंड में क्या होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है परचेज ऑफ दी फिनिश गुड्स एक तरीके का। और परचेज यहाँ पे होता है और उसका चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके तुम यहाँ पे दिखाते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि स्टॉक इन ट्रेड और ना एक तरीके से जो इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स ये सब एक ही होता है। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक इन ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स वो होता है एक तरीके से। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग यहीं पे हो गया है यहाँ पे रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा परचेज आता है, उसके नीचे जो तुम्हारा होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके तुम दिखाते हो। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट में जैसे कि ट्रायल बैलेंस दिया होता है और ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा परचेज दिया है या एडजस्टेड परचेज दिया है, कब मानो जाए। अगर सिर्फ परचेज भी दिया है तो उसको एडजस्टेड परचेज तुम कब मानोगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा उसी में दे दिया है ट्रायल बैलेंस में। तो तुम अब ये कैसे कर रहे हो कि ये तुम रॉ मटेरियल कंज्यूम का बता रहे हो। अब तुम ये कैसे मानोगे कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे पता चला तुमको, क्योंकि तुम क्या करते हो फिनिश गुड्स में क्या होता है, फिनिश गुड्स में तुम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो फिनिश गुड उसका अलग करते हो, परचेज का अलग करते हो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तुम अलग करके दिखाते हो। इसीलिए हम रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे करेंगे एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग तुम्हारा दिया हुआ है नहीं, और इसीलिए इस चक्कर में हम लोग एडजस्टेड परचेज माने हैं यहाँ पे। एडजस्टेड परचेज मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम। दिक्कत है तो इस वीडियो टाइमिंग पे जाके देख सकते हो कि परचेज तुम्हारा और ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओपनिंग तुम्हारी इसमें दिया है, क्लोजिंग तुम्हारे यहाँ पे दिया है। तो ना अगर तुम्हारा क्लोजिंग बाहर दिया हुआ है तो इसका मतलब तुम यही परचेज तुम इसी को ना तुम परचेज मान लोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखा दोगे। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखा दोगे। यहाँ पे है तुम्हारा रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन ट्रेड है। देखो रॉ मटेरियल का तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, लेकिन जो परचेज वाला है तो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, तो मतलब यही तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा परचेज इन वो हो जाएगा जो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अगर क्लोजिंग इसके अंदर दिया रहता तो इसका मतलब ये रहता कि तुमने अकाउंटिंग कंपनी ने क्या किया अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक का ऑलरेडी अकाउंटिंग कर दिया, तो तुमको एडजस्टेड परचेज निकालना रहता। देखो यहाँ पे जब क्लोजिंग अंदर दिया हुआ है तो तुमको एडजस्टेड परचेज तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजस्टेड परचेज तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे देखो यहाँ पर भी क्लोजिंग एस आई टी इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो मतलब उसका मतलब होता है वो एडजस्टेड परचेज दिया है, और एडजस्टेड परचेज का एक फार्मूला होता है एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। देख लो ये फार्मूला होता है ओपलिस प्लस नेट परचेज माइनस क्या होता है क्लोजिंग होता है। देखो यहाँ पे परचेज क्यों लिखा है, एडजस्टेड परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ना ये क्लोजिंग ना आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस है। जब आउटसाइड दिया है तो उसमें उसके अंदर तो सिर्फ परचेज ही है एक तरीके। यहाँ पे देखो परचेज तुम्हारा अंदर दिया है, ओपनिंग अंदर दिया हुआ है और तुम्हारा क्लोजिंग बाहर दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो परचेज ही है। तो उन सबको परचेज को तुम जोड़ करके लिख दोगे एक तरीके से। परचेज मतलब 3 लाख कैसे आएगा, देखो एक तो रॉ मटेरियल तुम्हारा कंज्यूम में चला जाएगा, रॉ मटेरियल ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा। अब देखो तुम्हारा जो तुम्हारा परचेज का मैं बता रहा हूँ, परचेज़ का देखो तुम्हारा कैसे आएगा। परचेज़ तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 3 लाख है, तो यही तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड ही तुम्हारा एक तरीके से 3 लाख ही तुम्हारा क्या हो जाएगा परचेज़ हो जाएगा एक तरीके से। यहाँ पे देखो तुम्हारा परचेज़ आ गया 3 लाख का, और जो तुम्हारा क्लोजिंग तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे 40 10 60 35 मतलब 40 नहीं 10 60 35, मतलब कि 10 60 35 हज़ार, और फिर उसके बाद से बाकी का करके तुम यहाँ पे 21,000 ये तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री आ रहा है, तो यहाँ पे तुम चेंज इन इन्वेंट्री कर दोगे।
ये तो तुम करोगे ही, लेकिन तुम्हारा अगर पीएनएल भी बना रहे हो तो तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दिख रहा है, क्लोजिंग में है, तो तुमको दो ट्रीटमेंट करने के, तो तुम्हारा पीएनएल में तो जाएगा ही और एक तुम्हारा बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो तुम ना इन्वेंट्री में, बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री आती है उसमें सारा क्लोजिंग तुम जोड़ के तुम दिखा दोगे। रखना उस क्लोजिंग में रॉ मटेरियल भी आएगा, क्लोजिंग में ध्यान रखना, उस क्लोजिंग में रॉ मटेरियल भी आएगा। इतना है कि अगर एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग तुम्हारा नीचे साइड दिख रहा है तो दो में जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में भी जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि यहाँ पे देखो मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, तो मतलब कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो इसके ऊपर जो इन्वेंट्री का ये जो 31 मार्च 2011 का दे रखा है, तो 31 मार्च 2011 का, और तुम 31 मार्च का 2011 का बना रहे हो, मतलब लास्ट ईयर का बना रहे हो, और तुमको 31 मार्च 2011 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री किसका है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब इसका फिनिश गुड WIP या स्टॉकिंग रेट का होगा। तो जब ये दे रखा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दे रखा है, तो इसका मतलब कि ना जो तुम वो किए हो, देखो परचेज तो दिया नहीं है यहाँ पे, परचेज तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ये इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग वो तो तुम्हारे एक चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगी, तुम इसको फिनिश गुड्स वाली बांध रहे हो, परचेज ऑफ द फिनिश गुड्स तो दिया नहीं है। अगर तुम्हारा दिया भी रहता तो परचेज को डायरेक्ट परचेज में लिख ले लेते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा बाहर दे रखा है, तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, और एक 823,000 का तुम्हारा यहाँ पे आएगा, और एक तरीके से तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके यहाँ पे आएगा। मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ना तुम पीएनएल का बैलेंस क्लोज करोगे, उसका प्रॉफिट ओपनिंग मतलब ड्यू प्रॉफिट ड्यू करंट ड्यू प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालोगे, और उसका पीएनएल में जो प्रॉफिट आएगा, जैसे पीएनएल का जब तुम रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे तो एक कुछ स्पेस छोड़ देना, जब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दोगे तो उसमें ये प्रॉफिट को जोड़ देना, 139,000 को उसमें जोड़ देना, फिर उसके बाद से तुम्हारा बैलेंस शीट इक्वल आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हिडन इंटरेस्ट क्या होता है, अगर देखो 11% डिवेंचर दे रखा है तो 55,000 हुआ। अगर 55,000 तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है तो इसका एंट्री क्या बनाओगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इसका एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट बनाओगे तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो तुम्हारा पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, और एक तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तुम्हारा अदर क्या होता है करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाँ जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ है, अब एक ही अब ऐसा ही होता, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा डिवेंचर इंटरेस्ट तुम्हारा दे दिया है 55,000 यहाँ पे, तो अब सिर्फ ये पीएनएल में जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, और ये चीज़ तुम्हारा पीएनएल में जाएगा। अब तुम पीएनएल में कहाँ भेजोगे, पीएनएल में ये तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, ध्यान रखना फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट को कैसे याद किए हो तुम, ना एक करेंसी को इमेजिन किए हो, जो सी था उसको आई से कट किए, और वो COD है, COD, तो सी साइड से कट किया तो आई मतलब क्या होता है इंटरेस्ट, और OD ओवरड्राफ्ट और डिवेंचर, ये नहीं होता तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में भी जाता और पीएनएल के फाइनेंस कॉस्ट में भी जाता। देखो यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न दे रखा है, मतलब कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्रेडिट, अगर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, भले ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना लिखा हो लेकिन क्रेडिट साइड दे रखा है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो। तो इसका मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी है कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे, और तुम्हारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मतलब सिर्फ है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करोगे, वो 146,000 तुम्हारा 2,319,000 में से माइनस हो जाएगा। 146,000 सॉरी, तो ये किसका है, ये मशीनरी का है ना, तो 8,60,000 में से तुम्हारा माइनस हो जाएगा। ये वाला एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कियो, क्योंकि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट साइड दे रखा था, तो तुम उसको सिर्फ डिडक्ट कियो बैलेंस शीट में से जा करके।
जब ना तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा पीपी भी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, मतलब इसका मतलब कि वो कॉस्ट पे और ये डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, बाहर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, 5 लाख में से तो 2 लाख घटा करके बैलेंस शीट में दिखाओगे। और डेप्रिसिएशन इसका मतलब कि वो एडजस्टमेंट पहले से ले, मतलब कि सिर्फ अगर ट्रायल पीएनएल में डेप्रिसिएशन दे रखा है, सॉरी ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन उसके अंदर दे रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ वो पीएनएल में जाके ट्रीटमेंट होगा उसका, पीएनएल में जा कर के उसको दिखा दोगे, उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है बैलेंस शीट में, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसको तुमको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। मतलब अगर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर तुम्हारा अंदर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के, तो तुमको सिर्फ पीएनएल में जा कर के करना है। लेकिन अगर तुम्हारा अब जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि तुम्हारा अब जैसे कि ये है पीपी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे बाहर दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन बाहर दे रखा है तो इसका मतलब ये दोनों जगह आएगा, तो मतलब पीपी में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो 5 लाख में से 2 लाख तुम घटाओगे भी और 50,000 भी और घटाओगे, और 50,000 तुम्हारा पीएनएल में भी आया, पीएनएल में भी 50,000 आएगा, और ये 2 लाख है तो उसमें तुम 50,000 ऐड कर दियो, तो 2,50,000 तुम घटाओ। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो यहाँ पे पीपी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है तो वो नेट है, इसका मतलब एडजस्टमेंट में तुम्हारा डेप्रिसिएशन मान लो 50,000 का है, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन मतलब दोनों जगह आएगा, तो मतलब कि पीपी में से वो लेस होगा, 3 लाख में से 50,000 तुम घटाओगे, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में भी वो 50,000 जाएगा, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन दे रखा है तो दोनों जगह जाएगा। अब मान लो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा बाहर दे रखा है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा अंदर दे रखा है, डेप्रिसिएशन अंदर दे रखा है तो एक ही जगह जाएगा, वो पीएनएल में जाएगा बस, लेकिन तुम्हारा डेप्रिसिएशन बाहर दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसका मतलब ये नेट है, तो इसका मतलब तुमको 7 लाख में से 2 लाख घटाना पड़ेगा, ध्यान रखना 7 लाख में से 2 लाख घटाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे कि पीपी तुम्हारा नेट दे रखा है यहाँ पे, तो नेट दे रखा है, तो ये तो नेट है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे यहाँ पे नहीं दे रखा है, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन तुमको बोल रहा है कि 5% और 2% निकल लगाने के लिए, तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा उस पीपी में से भी माइनस होगा और डेप्रिसिएशन तुम्हारा पीएनएल में भी जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा पीपी में से भी माइनस होगा और इन दोनों को जोड़ दोगे तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा पीएनएल में भी जाएगा। सॉल्व करने से पहले तुम देख लेना कि किस चीज़ का है, इंटरनेशनल होटल का है। होटल का इसलिए देखना ज़रूरी है कि रेवेन्यू में तुम क्या लोगे, रेवेन्यू में जैसे तुम रूम लोगे, तुम बिलियार्ड्स ले सकते हो, रूम बिलियार्ड्स ये सब तुम्हारा क्या होता है रेवेन्यू में जाएगा। मैंने तुमको बता रखा है कि इन्वेंट्री अगर बाहर दे रखा है तो इन्वेंट्री एक तो तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, एक तुम्हारा चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा, अगर फिनिश गुड्स का है, WIP का है, और तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड का है, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का तुमको करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बाहर दे रखा है तो उसका मतलब वो परचेज ही एक तरीके से, तो वो जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग तुम्हारा दे रखा होगा तो तुमको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से देखो इस यहाँ पर भी देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है और ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग तुम्हारा बाहर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा सेकंड केस है, सेकंड वाला केस होगा, और इसमें भी तुम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तुम्हारा ये बैलेंस शीट वाला ही लोगे, 3 लाख का ही लियो, ठीक है, नेट वाला ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन, देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है गिवन इन ट्रायल बैलेंस है, अगर आउटसाइड दिया रहेगा तो परचेज ही अमाउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था ये वाले क्वेश्चन में कि परचेज गिवन था और ओपनिंग वाला गिवन था, जब तक तुम्हारा क्लोजिंग नहीं गिवन हो इन ट्रायल बैलेंस तब तक तुम्हारा एडजस्टेड परचेज नहीं होगा, एडजस्टेड परचेज तुम नहीं कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे ओपनिंग गिवन था ट्रायल बैलेंस में तो तुम एडजस्टेड परचेज नहीं किए, और लेकिन अगर तुम्हारा क्लोजिंग गिवन रहता ट्रायल बैलेंस में तो तुम एडजस्टेड परचेज करते। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, उसको उसमें करके तुम परचेज का अमाउंट एक्स मान लेते, एडजस्टेड परचेज तुमको दिया रहता तो तुम ऐसे करके निकाल लेते। ट्रीटमेंट हो चुका है सारा कवर, तुम्हारा ये वाला ट्रीटमेंट हो चुका है। अब मान लो ना कि जैसे ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तुम्हारे, एक्रूड दिए हैं तुमको, अनअर्न्ड इनकम दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ कहाँ गलती करोगे। देखो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू होगा तो वो अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, ये याद रख लेना। इंटरेस्ट एक्रूड है तो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंस तो होगा नहीं,
वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं में जाएगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा तो वो लाइबिलिटीज़ में जाएगा, लेकिन अगर इसी का डेबिट बैलेंस दे देगा तो अदर करेंट एसेट्स में जाएगा। मतलब एक्रूड दे रखा है तो वो या तो एसेट्स होगा या तो लाइबिलिटीज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो वो क्या है, वो तुम्हारा देखो अदर करंट एसेट्स में भी एक्रूड आता है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इसका मतलब वो उतना तुम्हारा इनकम और एक्सपेंस है। इनकम और एक्सपेंस का मतलब क्या है, या तो वो तुम्हारे अदर इनकम में आएगा या तो वो अदर एक्सपेंस में आएगा। इसमें से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अन इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, और क्या होता है ये देख लेना, रिसीव इन एक्सेस ऑफ द शेयर कैपिटल, ये देख लेना। तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आता है तुम्हारा। और हमेशा जो पीडीडी होगा वो तुम्हारे डेटर में से लेस करके ही तुम दिखाओगे। और तुम्हारा गुड्स इन ट्रांजिट तुम्हारा इन्वेंट्रीज़ में, लूज टूल तुम्हारे इन्वेंट्रीज़ में ही आएगा। ध्यान रखना, एडवांस जो टैक्स होगा, एडवांस टैक्स वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आएगा। एडवांस टैक्स को याद रख लेना। या तो एक टैक्स होगा जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है, या तो एडवांस टैक्स होगा। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स। करेंट मैच्योरिटी लॉन्ग तुम अगर विद इन दी 1 ईयर तो वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, और शॉर्ट टर्म लोन भी तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक। जैसे तुम्हारा बैड डेप्ट है तो वो पीएनएल के अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। देखो तुम्हारा बैड डेप्ट तो तुम्हारा अदर एक्सपेंस में जाएगा। डायरेक्टर का फीस तुम्हारा क्या होता है, अदर एक्सपेंस में जाएगा। एडवांस चेक तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड बता दिए तुमको, लूज टूल भी तुमको हम बता दिए हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्रूड, जैसे ही एक्रूड आ रहा है तो मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, तो वो अगर डेबिट में दे रखा है तो अदर करेंट एसेट्स में जाएगा ये तुम्हारा। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ओपनिंग दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे ही तुम पीएटी निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में इसका, उसमें तुम ऐड कर दोगे जो तुम्हारा करंट ड्यूरिंग द ईयर आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तुम्हारा 2 अप्रैल 2011 को, और तुम ना 31 मार्च का 2012 का बना रहे हो। तो मतलब तुम्हारे बनाने के बाद ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो मतलब ये सिर्फ फुट नोट पर ही दिखाया जाएगा। जैसे तुम हिडन इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे, हिडन इंटरेस्ट अगर है तो अगर हिडन इंटरेस्ट तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो तुम उसको ना आउटसाइड वाला में कंसीडर करोगे, तो तुम ना उसको तुम पीएनएल में भी दिखाओगे और तुम्हारा बैलेंस शीट में भी वो आएगा। तुम्हारा पीएनएल में जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट में चला जाता है, तो वो तुम्हारा एक फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, और तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाता है, तो वही होगा। तो वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो प्रीपेड अगर इनकम होगी तो वो तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो एक्रूड इनकम अदर कर, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस ध्यान रखना ये एक्सपेंस है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। तो एक्सपेंसेस भी हो तो वो भी अदर करेंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। वैसे ही एक्रूड इनकम तुम्हारा अदर करेंट, अनअर्न्ड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो अनअर्न्ड इनकम है तो तब भी ये करंट अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, ध्यान देना। इसीलिए अनअर्न्ड इनकम और तुम्हारा आउटस्टैंडिंग्स, और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी आएगा। और कॉल्स इन एरियर्स जो होगा वो अगर होगा तो तुम शेयर कैपिटल में से तुम उसको डिडक्ट कर दोगे कॉल्स इन एरियर को। ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसका ना तुम सिर्फ ट्रीटमेंट तुम बैलेंस शीट में करोगे। जो क्या बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, तुम ध्यान रखो। जो स्टॉक इन ट्रेड है, जिसको स्टॉक इन ट्रेड, जिसको स्टॉक इन फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाहर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो परचेज तुम अंदर ही वाले लोगे, लेकिन अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम अंदर दिया हुआ है तो तुमको एडजस्टेड परचेज से तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा ये तुम्हारा गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब क्या पीएनएल में हो चुका होगा, तो तुमको सिर्फ तुमको बैलेंस शीट में दिखाना है तुम्हारा। सेम इसका भी है कि डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसका मतलब पीएनएल में उसको करना है, पीएनएल में उसको करना है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में करना है। यहाँ पे ध्यान देना। देखो मैं बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन तुम्हारे दिमाग में आते क्या आता है, तुम पीपी से डेप्रिसिएशन लेस करते हो ना, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है वो, तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि सिर्फ पीएनएल में ही तुम दिखाओगे उसको, तुमको उसको बैलेंस शीट में तुमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब मैं बता रहा हूँ तुम कैसे ऐड करो। तुम इसका तो तुमको पता है कि हाँ एक्सपेंसेस है तो पीएनएल में ट्रीटमेंट हो चुकी है इसकी, तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है।
ये बताता हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट पीरियड में डिक्लेयर हुआ है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, बाहर दे रखा है, तो इसका दो ट्रीटमेंट बनता है, एक पीएनएल में, एक बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तुम्हारा डिविडेंड पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज़ में आता है कि नहीं, तो वहाँ पे तुम दिखा दोगे। और तुम्हारा एक डिविडेंड, जो तुम्हारा डिविडेंड होता है, तो जो पीएनएल के रिजर्व एंड सरप्लस में से है, उसमें से तुम डिडक्ट करके, क्योंकि पीएनएल डिविडेंड कहाँ से जाता है, पीएनएल कम प्रॉफिट एंड लॉस को रिजर्व में से बिकता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारा कम हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि डिविडेंड डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेबिट साइड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी एक एक्सपेंस है तुम्हारे लिए, तो तुम एक्सपेंस है तो तुम उसको पीएनएल में से डिडक्ट करोगे। लेकिन अगर वो अनक्लेम्ड है, तो अभी तक क्लेम नहीं किया, तो वो तुम्हारी क्या हो गई, एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी हो गई तो तुम उसको बैलेंस शीट में तुम दिखा दोगे और अदर करंट लाइबिलिटी से। डिविडेंड पेड, डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब कि वो पेड हो गया है, और पेड हो गया है तो तुम अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से तुम लेस तो करोगे ना। मान लो ट्रायल बैलेंस में तुमको मिला है, तुमको बनाना है, अब दिख रहा है डिविडेंड पेड हो गया है, तो तुम जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका तुम इफेक्ट करोगे, तो कौन लेस करोगे। अगर अनक्लेम्ड होता, क्रेडिट साइड में तुम्हारा दिख रहा है, मतलब अनक्लेम्ड है, तो बाद में तो तुमको देना पड़ेगा, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में तुम दिखा दोगे। लेकिन अगर बाहर दे रखा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है, तो तुमको दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बस देख, डेप्रिसिएशन का है ना, वो तुम एक बार दिमाग में डाल लेना कि डेप्रिसिएशन अगर अंदर दे रखा है तो वो सिर्फ पीएनएल में जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है सिर्फ पीएनएल में जाएगा, बाहर दे रखा है तो दोनों में जाएगा, बैलेंस शीट में भी और वहाँ पर भी साफ साफ। तुम डायरेक्टर फीस में कंफ्यूज हो जाओगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्स, देखो डायरेक्टर फीस क्या होता है, अगर होल टाइम डायरेक्टर तो वो एम्प्लॉयर का है, तो वो तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अदर एक्सपेंसेस में लिखा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो तुम्हारा है वो तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है विल बी डिस्क्लोज इन अदर एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस रेम्यूनरेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम यहाँ पे दिखाओगे, अदर एक्सपेंसेस में ही दिखाओगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज़ फॉलो करना। जैसे लोन है, तो लोन डायरेक्टर है, नथिंग मेंशन है, तो शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन अगर लोन अदर को दिया है तो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है डेप्रीसिएशन अगर डेबिट साइड दे रखा है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिर्फ एक ही साइड जाता है ना, वो तो पीएनएल में ही जाएगा। और तुम्हारा क्रेडिट साइड का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब एक ही इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब कि वो बैलेंस शीट में जा कर के होगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जैसे कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन बाहर दे रखा है तो तुम्हारा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में दोनों में जाता। जैसे कि तुम्हारा इसमें पीएनएल में भी जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग चेंज इन इन्वेंट्री में, जो तुम डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक सस्पेंस अकाउंट करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में एडजस्टमेंट नंबर 4 है, तो इसको अभी देखना। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि जैसे टैक्स है तो प्रोविज़न फॉर टैक्स है और एडवांस टैक्स है, मैंने तुमको बता रखा है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। और मैंने ये भी तुमको बताया एक्रूड दे रखा है तो वो इनकम और एक्सपेंसेस नहीं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी मानोगे तुम उसको। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे एक्रूड नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वो इनकम और एक्सपेंसेस है। और अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड दे रखा है तो अदर इनकम में जाएगा, डेबिट साइड दे रखा है तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा तुम्हारा। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे दे रखा है। अब मान लो तुम्हारा दे रखा है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 30% है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो तुम्हारा ये दो जगह जाएगा। एक तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएगा, जो यहाँ पे तुम बता रखे हो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएगा, और एक प्रोविज़न फॉर टैक्स तुम्हारा टैक्स एक्सपेंसेस में भी जाता है। ध्यान रखना, एक तुम्हारा प्रोविज़न फॉर टैक्स तुम्हारा टैक्स एक्सपेंसेस जो तुम्हारा पीएनएल में आता है ना, वो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंसेस में जाता है। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स 30% दे रखा है, कुछ बताया नहीं किस पे कैलकुलेट करना है, तो पीबीटी के बाद जो पीबीटी का अमाउंट होगा ना, उसी पे तुम 30% लगा के कैलकुलेट करोगे। अगर ये टैक्स एक्सपेंसेस है जो अनपेड है, अगर अनपेड भी है तो भी इसका डबल इफेक्ट आएगा, एक तो पीएनएल में तुम्हारे यहाँ पे आएगा और एक बैलेंस शीट में तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएगा। कंपनी में सस्पेंस अकाउंट में 10,000 तुमको डाल रखा है, 10 डाल रखा है, मतलब 10,000 डाल रखा है। रिप्रेजेंट कैश रिसीव, इसका मतलब वो बोल रहा है कि वो कैश रिसीव हुआ है सेल ऑफ द सम ऑफ द मशीनरी ऑफ द 1/4
मतलब तुमने सेल की है कोई मशीनरी जिसकी कॉस्ट तुम्हारी 24,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारा 20,000 का था, और बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज़ बिफोर द एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट के पहले है। तो उसके बाद तुम क्या करोगे? मतलब कि कंपनी ने क्या किया है, कैश बैंक टू सस्पेंस किया है। करेक्ट इनकी क्या होनी चाहिए, कैश बैंक 10,000 थी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारा 20,000, मशीनरी क्योंकि सेल हो रहा है ना, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, जो तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का उसका तुम डेप्रिसिएशन जो तुम पैसा जमा कर रहे कि जब डेप्रिसिएशन होगा तो मैं उसमें से खर्च करूँगा, तो अब वो तुम्हारा कम हो रहा है, तो इसलिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारा तो होगा, और फिर प्रॉफिट एंड सेल में तुम्हारा 6,000 होगा। तो मतलब प्रोविज़न, और जब भी मशीनरी ट्रायल बैलेंस में दे रखी तो मतलब वो मशीनरी क्या होती है, ग्रॉस होती है। ग्रॉस मतलब कि कॉस्ट होती है, कॉस्ट पे होती है। रेक्टिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी सेटल्ड हो गया तो बाकी वो सिर्फ सब चीज़ वैसे ही के वैसे उतार दोगे तुम। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारा बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा, मशीनरी भी तुम्हारी बैलेंस शीट में से कम हो जाएगी, और प्रॉफिट ऑन सेल तुम्हारा एक अदर इनकम में जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है। प्रॉफिट ऑन सेल तुम्हारा अदर इनकम पीएनएल में जाता है। बोलना कि इसका डबल इफेक्ट क्या हो रहा है, सब इफेक्ट तो हो ही गया एक तरीके से। डेप्रिसिएशन है 10% है, तो डेप्रिसिएशन तुम किस पे कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएशन तुम्हारा 824 पे कैलकुलेटेड होगा। 824 पे कैलकुलेटेड होगा नहीं, क्योंकि उसमें से 824 ये 30 ये लास्ट का ही बैलेंस शीट है। तो लास्ट में क्या हुआ है कि तुम 24,000 का बेच दिए हो, तो 24 उसमें से पहले माइनस होगा फिर कैलकुलेट होगा। और डेप्रिसिएशन तुम्हारा बाहर दे रखा है, तो इसका मतलब कि वो तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा पीएनएल में भी जाएगा और एक बैलेंस शीट में से जा कर के लेस भी होगा। ठीक है, उसके बाद 9 आता है, ये तो तुमको पता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा, ये डायरेक्टर फी रेम्युनरेशन। देखो यहाँ पे दे रखा है परचेज तुम्हारा फिनिश गुड्स का, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मतलब बैलेंस शीट में ही है। तो इसका मतलब क्या करोगे, इसका मतलब तुमको क्या करना, सबसे पहले एडजस्टेड परचेस निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड परचेस तो तुम्हारा 4,20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 1,80,000 दे रखा है, और तुम्हारा एडजस्टमेंट में दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाई, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। इसका मतलब कि ओपनिंग स्टॉक 20,000 होगा तभी ना क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 ज़्यादा, मतलब 1,80,000 होगा। तो उस तरीके से तुम उसका परचेस तुम कैलकुलेट कर लोगे, और फिर जो ट्रीटमेंट करना रहता है करोगे। वो परचेज आया तो पीएनएल में चला जाएगा, फिर उसका चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाएगा, यही होगा। फिर यहाँ पे देख रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 4% ऑफ डेटर, तो 2,40,000 का 4% तुम कैलकुलेट किए हो, 10,000 आया। लेकिन ना क्या हुआ है, ट्रायल बैलेंस में ही तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 6,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम सिर्फ 4,000 क्रिएट करोगे। और जब भी प्रोविज़न क्रिएट करते हो तो पीएनएल से क्रिएट करते हो, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो पीएनएल कहाँ जाएगा, अब दो जगह ट्रीटमेंट होनी है, तो पीएनएल मतलब अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। पीएनएल एक 4,000 तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। और एक तुम्हारा प्रोविज़न फॉर जो डाउटफुल डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारे डेटर में से जा करके। यही ट्रीटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्थ 4% ऑन डिबेंचर। फिर यहाँ पे डिबेंचर डिक्लेयर वाला तुमको बताई है कि ये तुम्हारा ईयर एंड के बाद है, तो ये सिर्फ फुट नोट में ही डिक्लेयर होगा। बिल डिस्काउंट बट नॉट मैच्योर्ड, ये तुम्हारा एक तरीके से कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो ये भी नहीं दिखाया जाएगा। कंटिजेंट लाइबिलिटी ये भी डिस्क्लोज होगा। और ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व, तो ये मैं बता रखा हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है जनरल रिजर्व में से, मतलब कि जो तुम्हारा पीएटी कैलकुलेट करके आएगा पीएनएल में से, तो वही ना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में तुम पीएटी को जोड़ते हो, तो उसमें से बोल रहा है 10% ट्रांसफ़र हुआ है जनरल रिजर्व में, तो उसमें से 10% तुम माइनस कर दोगे जनरल रिजर्व का, और फिर उसी में प्लस जनरल रिजर्व करके दिखा दोगे। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट रिजर्व एंड सरप्लस में ही होगा।